नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। अभी हाल ही में सीटेट एग्ज़ाम हुआ है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम देश भर में कराई जाती है और ये देश की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम होता है। वैसे तो हर राज्य के अंतर्गत अलग अलग एग्ज़ाम कराए जाते हैं, लेकिन ये टीचर के लिए सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं। और इसको लेके अभी बहुत बड़ी अपडेट आई थी, जिसके बाद से सभी विद्यार्थियों के मन में एक डाउट आ गए हैं और उसको लेके सभी विद्यार्थी काफ़ी परेशान हैं। चूँकि मैं भी इस परीक्षा का अभ्यर्थी रह चुका हूँ, इस वजह से मैं आप सभी के सामने इस डाउट को अलग अलग तरह से क्लियर करके उपस्थित हुआ हूँ। और आज इस वीडियो में आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि अभी जो हाई कोर्ट का नोटिस आया बीएड को लेके या जो भी है उसका क्या अपडेट है, कैसे है, वो मैं नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा, आप देखेंगे। मैं जो बताऊंगा वो आप करके देखिए और ख़ुद से आप वो ऑर्डर जो आई है उसको पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आ सकती है ये जानिए, क्या आ सकती है ये जानिए। वो सारा चीज़ आप खुद से करके देख सकते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए और वैसे वैसे अपने मोबाइल पे कीजिए। आपको किसी भी चैनल का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद जो है समझदार हैं और इसके लिए आप आसानी से बेहतर उससे बेहतर आप समस्या का समाधान समझ पाएंगे। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप अभी हाई कोर्ट का जो नोटिस दिया गया है सीबीएसई को, ये सीटेट का जो रिज़ल्ट आने वाली है उसको लेके, तो वो हियरिंग अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट का उसका जो रिज़ल्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो एक कानून के तरह होता है। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो एक कानून से चलती है और कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो संसदीय प्रणाली को दिया गया है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो अब ये देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है और उसके आगे का डिसीजन क्या होता है। अब इसमें हम आपको थोड़ी सी ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको दो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। एक जो छोटी सी जो तत्कालीन अभी जो करंट का जो थोड़ी सी तकलीफ़ है बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए, और आपको कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है आपको एक बेहतर उम्मीद फिर से मिले। मैं उस सारी चीज़ों पे बात करूंगा, इस ऑर्डर का अच्छे से व्याख्या भी करूंगा। वो ऑर्डर आप खुद से पढ़ेंगे, देखेंगे। मैं इसका आपको पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर दूंगा, तो आप ये देखेंगे। सबसे पहले आप ये ऑर्डर को कैसे देख पाएंगे इस पे बात करते हैं। आप सबसे पहले अपने गूगल पे सर्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे टॉप में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने में उसका होम टैब खुल जाएगा और होम टैब में एक आपको टैब दिखेगा सेंटर में, वो है डेली ऑर्डर्स। ये डेली ऑर्डर्स के टैब पे आप क्लिक करते हैं तो आपको दूसरा टैब ओपन होता है और वो उसमें आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं, डायरी नंबर, ईयर्स, और उसके बाद कैप्चा एंटर करना पड़ता है और उसके बाद सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले डायरी नंबर देखते हैं क्या है। तो डायरी नंबर उसमें एंटर करेंगे आप 30718 30718। अब ये आप एंटर जैसे ही उसमें करेंगे उसके बाद आपको सामने में दिखेगा ईयर्स, जिसमें करंट ईयर्स रहेगा। उसको आप पीछे का जो ये केस फाइल्ड हुआ है उस ईयर को आप सिलेक्ट करेंगे। उसमें आपको 2021 सिलेक्ट करना है और 21 सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको दिखेगा कैप्चा, और कैप्चा आप एंटर कर देंगे। और कैप्चा एंटर करने के बाद ये आपको सबसे राइट में आपको दिखेगा सबमिट का बटन, और सबमिट का बटन आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाता है उस केस के बारे में कि उसका पिटिशनर कौन है, एडवोकेट कौन है, वो सारा कुछ आ जाता है और कब कब उसकी सुनवाई हुई है।
उसके जो लास्ट हियरिंग की बात करें तो 12/1/2023 यानी 12 जनवरी 2023 को वो लास्ट सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और उसका जो आपको ऑर्डर वो सबसे ऊपर मिलेगा, आप वो साइड में आप देख रहे होंगे। और इसको आप सबसे ऊपर 12/1/2023 वाले ऑर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक PDF ओपन हो जाता है। वो PDF ओपन होता है और उस PDF में सबसे ऊपर में आपको उस केस के बारे में डिटेल्स रहती है, किसने फाइल किया, कब फाइल किया, सारा कुछ डिटेल्स मिलता है। ये सबसे पहले राजस्थान में फाइल किया गया, धीरे धीरे बिहार, यूपी, अन्य प्रदेशों के एडवोकेट इसमें ऐड होते गए, पेटिशनर ऐड हो गए हैं। और अभी आप देखेंगे तो आपको 2-3 पेज में इसके पूरे के पूरे आपको एडवोकेट और पेटिशनर का ही डिटेल्स मिलेंगे। और इसका ऑर्डर आपको कहाँ मिलेगा, आप इसके सबसे लास्ट पेज पे और सबसे बॉटम में आप देखेंगे, सबसे नीचे में, तो आपको इसका ऑर्डर मिलेगा। और वो ऑर्डर मैं आपके सामने 1 बाय 1 वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ, और वो आप PDF में आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और मैं आपको उस ऑर्डर का पूरा व्याख्या आपको अभी दूंगा। उस ऑर्डर में सबसे पहले लिखा हुआ है कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स। अब वो ऑर्डर क्या है कि हियर्ड लर्न्ड काउंसिल अपियरिंग फॉर द पार्टीज एट लेंथ। कहने का मतलब ये है कि उपस्थित जितनी भी पार्टीज़ हैं उसकी पूरी विस्तार पूर्वक उनको सुना गया है, उनको समझा गया है। किसके द्वारा? काउंसिल के द्वारा। काउंसिल के द्वारा पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक उनको सुना गया है। उसके बाद आर्गूमेंट कंक्लूडेड, तो आर्गूमेंट जो है वो कंक्लूड किया जाता है, उनकी जितने भी बहस हैं उनको समाहित किया जाता है, संयोजन किया जाता है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जजमेंट है उसको रिजर्व किया जाता है। जो कोर्ट का जजमेंट है, ये रिजर्व वर्ड जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जजमेंट जो है उस डेट में रिजर्व किया गया। उसके नीचे में एक तिथि लिखा हुआ है, वो आप देखेंगे कि आपको 20/1/2023 तक का अपील का समय दिया जाता है। उसके बाद ये जजमेंट रिजर्व रहेगा। अब ये चूँकि 20/1 से रिजर्व करने की घोषणा किया गया है, तो ये आपको मैं बता दूं कि कोर्ट का जो डिसीजन रिजर्व किया जाता है वो मैक्सिमम 3 मंथ तक के लिए रिजर्व किया जा सकता है, उससे ज़्यादा रिजर्व नहीं रखा जा सकता है। तो जब से ये रिजर्व हुआ है उससे अगर 3 मंथ तक आप देखें तो कौन सी डेट आती है? वैसे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन ऐसे नहीं। आप अगर काउंट करेंगे तो 20 जनवरी को ये रिजर्व हुआ, 20 फरवरी 1 मंथ, 20 मार्च 2 मंथ और 20 अप्रैल 3 मंथ, यानी कि 20 अप्रैल आपका लास्ट डेट हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं, 20 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट। और उससे आपको एक दिन भी अगली तारीख आपको नहीं मिलेगी, उससे पहले आपको ये निर्णय आपके सामने होगा। हो सकता है 20 को हो या उससे 1-2 दिन पहले हो या इस 2 दिन में हो जाए, लेकिन 20 से ज़्यादा आपको नहीं लेगी। तो सबसे पहले अभी आप ढेर सारी वीडियो देख रहे होंगे, उसमें आपको पता चल रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की निर्णय आएगी, देखेंगे कब आएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि 20 तारीख से ज़्यादा डेट नहीं जा सकती है। ठीक है, एक चीज़ आपको प्रूफ के साथ ये क्लियर हो गया। अब आप कभी भी इस तरीक़ा से इसको सर्च करके देख सकते हैं कि कोई ऑर्डर आया तो नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप खुद से सर्च कर लेंगे और खुद से ये समझ लेंगे, कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष पे करते हैं कि आखिर अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने ही वाला है तो इस बीच में हाई कोर्ट आके अपना निर्णय जो ये नोटिस जो देता है CBSE को कि आप जो रिजल्ट है उसके नीचे में या तो ये लिख दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग ये मान्य होगा, या आप अभी पब्लिश नहीं कीजिए। आखिर इसका मतलब आप समझेंगे, कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था जो हो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब इतनी नज़दीक आने पे अगर हाई कोर्ट बोल रही है तो हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर फेवर में निर्णय नहीं आता है B.Ed वाले के फेवर में, तो फिर बाद में ये हो जाएगा कि रिजल्ट आने के बाद ये चीज़ प्रकाशित हुआ है तो कम से कम जो जिसका रिजल्ट आ गया उसको कंक्लूड किया जाए, तो ये सब एक मुद्दा बन जाएगा। तो इस वजह से हाई कोर्ट आके नोटिस डाल दिया है CBSE को। लेकिन आपको मैं अंदर से वो जो इस
आर्गूमेंट में, इस सुनवाई में जो वकील सम्मिलित रहे हैं उनसे मेरी जो बात हुई है उसके बिहाफ पे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आखिर वो अंदर में जो जजमेंट का प्रोसीडिंग है वो क्या है, वो मतलब उनका तथ्य क्या था, उनका कहना क्या था, और अगर ये बीएड वालों को अगर इस बार मौका नहीं दिया जाता है तो इसका तथ्य क्या दिया जा रहा है। तो ये जो एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत ये बीएड को सम्मिलित किया गया था प्राइमरी लेवल पे, यही एक इसके खिलाफ ही दायर हुआ था याचिका, और इसके तहत अभी कोर्ट का ये मानना है कि ये कोई कानून तो बना नहीं है, ये एक एनसीटीई के गाइडलाइन है, और अगर ये निर्णय कोई गलत नहीं है, क्योंकि बीएड वाले अगर अपर क्लास के लिए एलिजिबल हैं तो फिर वो नीचे क्लास के लिए क्यों नहीं हो सकते हैं। और बेहतर ये होगा कि नीचे क्लास में भी बेहतर टीचर आके पढ़ाएं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई, क्योंकि आखिर कोर्स तो दोनों के लिए लॉन्च किया गया है, तो दोनों को एलिजिबल होना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात ये रहा कि अगर प्राइमरी वाले जो ये जेबीटी और डीएलएड वाले हैं ये ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करें, क्योंकि होता है ना कि आप ये चीज़ इंटर पे ही आपका जो एचएस लेवल है, हायर सेकेंडरी लेवल, उसके तहत ये आपकी छोटी सी कोर्स हो जाती है, 2 साल की ये भी कोर्स होती है, लेकिन ये जो है स्नातक स्तर पे कोर्स होती है। तो एलिजिबल की जो बात है वो अलग अलग दोनों के मायने हैं। और लेकिन सबसे बड़ी और ये बहुत ही उम्मीद भरी जो बात है ये है कि कोर्ट ये कहा है, वो जो निर्णय आएगा उसमें आपको पूरी अच्छे से दलीलें पेश की जाएगी, और उसमें ये कहा गया है, उनका जो ये मानना है कि इसी चीज़ को अगर संसदीय प्रणाली के तहत लाया जाता तो ये मान्य होता, और तो ये कहीं से गलत साबित नहीं किया जा सकता, या और ये इसके पीछे कोई ऐसा तर्क भी नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन बस यही है कि एक छोटी सी गाइडलाइन के तहत इसको लागू कर दिया जाता है, इस वजह से ये खारिज हो सकती है। तो ये थोड़ी सी उम्मीद ये है कि खारिज हो सकती है, लेकिन ये उम्मीद ये भी है कि अगर एनसीटीई ये मानती है और ये हकीकत है, ये ज़रूरी चीज़ है, तो फिर हो सकता है कि इसको कानून के तहत पास करवा लिया जाएगा। तो ये एक उम्मीद भरी चीज़ है कि अभी नहीं तो कुछ दिन बाद सही, लेकिन इसको कानून के तहत पास करवाया जा सकता है, या इसके ऊपर कानून बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो दलीलें आएंगी, वो उसके लिए हम सभी को इंतज़ार है, और उस इंतज़ार को लेके जैसे ही दलीलें आती है तो उस पर हम आपके साथ हो सकता है फिर से रूबरू हूँ, और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। और चूँकि मैं भी इसका अभ्यर्थी रहा हूँ तो इस वजह से वैसे तो मैं पेशे से एक गैर सरकारी संगठन से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और उसके अंदर कार्यरत हूँ, लेकिन मैं बहुत ही कम समय में, और चूँकि मैं बहुत ही कम समय रहता था मेरे पास, क्योंकि मेरा ड्यूटी आवर्स वगैरह कोई ऐसा ये था नहीं, तो इस वजह से बहुत ही कम समय में मैंने एग्ज़ाम देने का निर्णय किया, और उसके वजह से मैं सिर्फ़ और सिर्फ पेपर 1 का एग्ज़ाम दिया, और उस पेपर 1 में मैं काफ़ी बेहतर 105 मार्क्स लाए, और जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 10-12 दिन का, मैंने कोई छुट्टी वगैरह ली नहीं थी। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा भी इस पे नज़र रहेगा, और जैसे ही कुछ आती है तो मैं फिर से आपके साथ रूबरू हूँगा। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इसको समझ पाए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगले नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं था आपके साथ संजीव चौधरी, और आप देख रहे थे तीखी सर। बहुत बहुत धन्यवाद।